हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे फरवरी 2022 के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस रहेगा और सभी वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सिविल सर्विसेज छोड़ दीजिए, स्टेट या यूपीएससी के, उसके अलावा जो भी एग्जाम आप दोगे XYZ उन सब में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ओबिचुअरीज। और ये ऐसे टॉपिक है जिनमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट है, दिमाग में डालना है। तो निमोनिक्स यानी इंटरेस्टिंग मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, हाथों हाथ याद करेंगे, बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको, राइट। चलिए आप पढ़ना शुरू करें, उससे पहले दिमाग को स्टार्ट कर लेते हैं। किक स्टार्ट क्वेश्चंस हैं, जिससे एक बार आप एक्टिव मोड में आ जाएंगे, फोकस्ड पढ़ाई मोड में आ जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं, ट्राई कीजिए आंसर करने का। अगर आपने डेली वीकली करंट अफेयर फॉलो की होगी, हम श्योर आप आंसर कर पाओगे। नहीं की है, नो प्रॉब्लम। आज आए ही हम इसलिए हैं कि इनको पढ़ सकें। तो आज के वीडियो में इन तीनों का आंसर मिलने वाला है, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड? हाल ही में 13 न्यू गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं या कुछ की शफलिंग हुई है, तो उन सभी को आज हम याद करेंगे मजेदार तरीके से। बट यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, नए गवर्नर झारखंड के कौन है, नाम बताइए। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर PCI's एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020? PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो भारत का जो प्रेस काउंसिल है उसकी तरफ से एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया 2020 के लिए। किसको दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। आता है तो आंसर कीजिए, नहीं आता नो प्रॉब्लम, सीखेंगे, है ना। कनक रेले, who passed away recently, was associated with which classical dance form? कनक रेले जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़ी हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी। हाल ही के कुछ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे ना पिछले कुछ ईयर्स के, तो आर्ट एंड कल्चर, फोक एरियाज जितने भी हैं उन पर काफ़ी एम्फेसिस रहता है। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलो, तो आता है लिखिए, नहीं आता वेट कीजिए, सीखना है हमको। और अब हम स्टार्ट करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स से। अच्छा, PDF के बारे में मैं जानकारी दे दूं, स्पेशली नए बच्चों को। पुराने बच्चों को ऑफकोर्स पता होगा, हम हर महीने 5 वीडियोस लेकर के आते हैं। मंथली करंट अफेयर 5 वीडियोस में कवर करते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम पढ़ते हैं। जितना कैटेगराइज करके पढ़ोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। सो इन 5 पार्ट्स का एक सिंगल PDF होता है जो आपको कहाँ मिलेगा? parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। यूजुअली बाय 5th और 7th ऑफ एवरी मंथ तक अवेलेबल करवाया जाता है, बिकॉज बहुत पर्सनली हर एक चीज़ को देखा जाता है, बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंचे, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ना हो, जो बस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है वो, और प्लस स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में आएगा। तो ये सब करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 5th और 7th ऑफ एवरी मंथ तक आपको यहाँ PDF मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर जो बच्चे इंडिविजुअल PDF बार बार नहीं लेना चाहते और PDF से ही पढ़ते हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है कि फिर आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। समय भी बार बार नहीं जाएगा आपका कि आपको जाकर के बाय करनी पड़ रही है, और पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा यहाँ से लेना। आप परचम ऐप पर जाकर के चाहें तो ये करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ, सब कुछ यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। रही बात 2022 के करंट अफेयर की, अभी जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे, आपको 22 जो साल था उसकी भी पूरी तैयारी रखनी है। तो उसके लिए आप ही की डिमांड पे हमने करंट अफेयर ईयर बुक लॉन्च की थी। सॉफ्ट फॉर्म में भी है हिंदी इंग्लिश में, और हार्ड कॉपी भी है जो आपके घर तक पहुँच सकती है। ये सिर्फ इंग्लिश में है। हार्ड कॉपी आप parchamstore.in से ऑर्डर कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर लीजिए। और अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, या फिर उसी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करें जिनका कोर्स और एग्जाम पैटर्न मोर और लेस सिमिलर रहता है, तो आप ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो ऐप पे। SSC का इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, नहीं तो पूरा GK का कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ओके। रिचा 10 कोड लगाना मत भूलिएगा, इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। बाकी भी अगर कुछ ऑफर्स होंगे तो वहाँ आपको दिख जाएंगे, ठीक है जी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, सो यू कैन ऑलवेज राइट टू parchamclasses06@gmail.com। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पहले बुक एंड ऑथर के साथ। So the first book, a new book, The Poverty of Political Economy by Meghnad Desai released. सीधा क्वेश्चन आता है, किताब किसने लिखी है, ये ऑथर हैं, इनमें से कौन सी किताब लिखी है। बहुत रेयरली होगा कि आपसे पब्लिशर पूछा जाएगा, वरना मोटे मोटे सीधी सीधी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, बुक का नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें से कीवर्ड उठा लीजिए, पॉवर्टी की बात हो रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की कुछ बात हो रही है, तो यहाँ से मैंने उठा लिया पॉवर्टी और पॉलिटिक्स
ऐसा कुछ, ठीक है। और नाम देखिए मेघनाथ देसाई, तो मेघनाथ देसाई में हम देश ले सकते हैं, देश मेरे, है ना, मेघनाथ देसाई। सो मेरा जो देश है, मेरे देश में पॉवर्टी है, मुझे पता है, और उसी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स भी अपना खेल खेलती है, राइट। सो देश में, मेरे देश में मी, है ना, मेघना से आप चाहो तो ये मी भी ले लो, नहीं तो देसाई, देश, आपको छोटा हिंट की जरूरत होती है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक लगाना होता है। सो मेघनाथ देसाई आप कैसे याद रखेंगे, देश, मेरे देश में क्या है, पॉवर्टी, और उसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्क करती है, तो इस तरह से मुझे याद हो जाने वाला है। बस अब ये ना एडिशनल इन्फो डाल दी जाती है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप बुक के बैकड्रॉप को समझते हो ना, बुक है किस बारे में, तो उसको याद करना, दिमाग में रखना सिंपल हो जाता है। तो ये जो मेघनाथ देसाई हैं, ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने किताब लिखी है, और इसका जो एक सब टाइटल है ना, देखो बुक में क्या होता है, एक मेन टाइटल होता है और उसके बाद एक सब टाइटल होता है। तो ये किताब है कि कैसे इकोनॉमिक्स ने गरीबों को तो साइड में छोड़ दिया है और मेजर चंक की ओर काम कर रही है। सो इसमें इसी चीज़ के बारे में बात की गई और हार्पर कॉलिंस ने इसको पब्लिश किया है, राइट। ऊपर बुक एंड ऑथर याद हो गया, बाकी आसपास का बैकग्राउंड है। चलिए, सलमान रश्दीज न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी रिलीज। सलमान रश्दी जो कि बहुत पॉपुलर ऑथर हैं, कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं, और इनकी नई किताब आई है, कौन सा नॉवल है, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी, तो देखिए सिटी की हम बात करें, सिटी में शांति रहती है, रश रहता है, रश रहता है। तो वैसे तो सलमान रश्दी बहुत पिक्चरफुल हैं, जो इनको पहचानते हैं, सलमान रश्दी सुनते ही जिनके दिमाग में इनकी फोटो आ जाती है, तो उनको रश याद रखने की जरूरत नहीं, सलमान रश्दी ने विक्ट्री सिटी लिखी है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस आपको सलमान रश्दी याद नहीं रहते हैं, तो फिर आप इनके नाम में से रश उठा सकते हैं, सलमान रश्दी, सलमान खान भी उठा सकते हो फॉर दैट मैटर, राइट। सलमान खान क्या करते हैं, सिटी में रहते हैं और एकदम विक्टोरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिटी के अंदर एवरीबडी इज रशिंग। सो विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी, याद हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है, एंड ये पेट्रियार्कल वर्ल्ड के बारे में जो एक एपिक टेल बताई है कि कैसे 14th सेंचुरी की विमेन पेट्रियार्कल वर्ल्ड के अंदर रूल कर रही थी एक सिटी को। अब सलमान रश्दी की और जो पॉपुलर बुक्स हैं ना, थोड़ा सा उन पर नजर डाल लेते हैं, बिकॉज करंट से कई बार स्टैटिक उठ के आ जाता है। तो सलमान रश्दी को मिल चुका है बुकर प्राइज। कब मिला, उनकी सेकेंड नॉवल जो आई थी मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिल चुका है। उसके अलावा इनकी पॉपुलर बुक द सैटेनिक वर्सेस, ग्रिमस, शेम, ये सब भी इनके वर्क हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लॉन्च्ड बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। सो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये किताब लॉन्च की है, इन्होंने लिखी नहीं है, टाइटल को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ये जो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी की बात हो रही है, इन्होंने किताब को क्या किया है, लॉन्च किया है। किताब एक्चुअली कंपाइलेशन है, तो जब भी कोई किताब कंपाइलेशन होती है तो उसमें एडिटर का नाम डाला जाता है, ऑथर का यूजुअली नहीं डाला जाता। तो इस किताब को एडिट किसने किया है, सुजान चिनॉय, विजय चौथियावाला एंड उत्तम कुमार सिन्हा। तो अब अगर आप देखोगे एस और इनका नाम अगर पहले ले लें तो यू से शुरू हो रहा है, विजय जी का नाम वी से शुरू हो रहा है, तो SUV एक आप एक्रोनिम बना सकते हो कि ये जो किताब है ना, मोदी जी ने कैसे ग्लोबल ऑर्डर को फ्लक्स में लेकर के आया है, तो मोदी जी के ऊपर है, तो आप वैसे ही आपके लिए हिंट हो गया कि भाई हाँ कैसे उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर को शेप किया, इस सब के बारे में किताब है। और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, है ना, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा, तो JP ये बीजेपी के हैं और ये JP, तो JP नड्डा वैसे याद हो जाएंगे किसने लॉन्च किया, कई बार ये भी आ जाता है, यस, ये जो बुक है इसको लॉन्च किसने किया, और ये एडिट किसने की, SUV। तो मोदी जी SUV में जा रहे हैं, है ना, साथ में JP नड्डा जी जो बीजेपी के हैं वो भी जा रहे हैं। छोटे छोटे हिंट पकड़ लो, आंसर टिक हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसका जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड होता है बुक के स्टार्टिंग में जो एक मैसेज होता है, सो फॉरवर्ड S जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दिया है, फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता यूजली, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु गवर्नर RN रवि, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, RN रवि। अब सारे गवर्नर वापस से एक बार अलग से वीडियो ले आएंगे जिसमें गवर्नर CMs वो सब वापस से रिवाइज करवा देंगे, याद करवा देंगे, बिकॉज चेंजेस आ गए हैं। आज तो चेंज वाले गवर्नर्स करेंगे ही। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि रिलीज 2 बुक्स, इन्होंने रिलीज की हैं, RN रवि जी ने रिलीज की हैं 2 किताबें। कौन सी किताबें हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन ऑफ थॉट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और ये चेन्नई में इन्होंने रिलीज की हैं दोनों किताबें, ठीक है जी। ना ऑथर कौन है, इन दोनों ही किताबों के ऑथर हैं प्रोफेसर B धर्मलिंगम। अब देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित आ रहा है ना उनके नाम के आगे, तो पंडित धर्म से रिलेटेड है, भाई हिंदू धर्म हो गया, तो धर्मलिंगम जी ऑथर हैं, दोनों के याद रहेंगे। इनको RN रवि जी ने लॉन्च किया है। और ये कुछ ट्रिविया आप देख सकते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कि इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी को प्रमोट करते थे। उनकी एक मंथली पब्लिकेशन आती थी राष्ट्र धर्म के नाम से, तो धर्मलिंगम आप यहाँ से भी एसोसिएशन बिठा सकते हो। और उन्होंने 10th प्रेसिडेंट भारतीय जनता संघ के तौर पे भी काम किया है।
सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। थोड़े ही थे तो जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने कवर कर लिए, ज़बरदस्ती हम एडिशनल नहीं पढ़ेंगे जो काम का नहीं है, राइट। सो अब हम आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की तरफ, विच इज़ अपॉइंटमेंट्स एंड इट इज़ अ स्टार कैटेगरी। एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा और याद करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज नेम्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, तो उनका नाम कैसे याद रखें। तो यहाँ पे टेक्निक बहुत ज़्यादा असरदार रहने वाली है, ट्राई करेंगे। चलिए, सो पहले एयर मार्शल AP सिंह, अब ये AP सिंह यानी अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह विल बी नहीं है, अब ये हो चुके हैं, इज़ द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स। अमरप्रीत सिंह जी बन गए हैं वाइस चीफ इंडियन एयर फोर्स के। अब इसको कैसे याद रखें, पहले इतना सा, बाकी की बात सारी बाद में करेंगे। अच्छा, अगर आपको चीफ ऑफ एयर फोर्स पता है, कौन है भाई एयर चीफ, कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी, है ना, ये तो बहुत बार याद किया है हमने। तो अगर चीफ जो हैं एयर फोर्स के वो विवेक राम चौधरी, यानी विवेक से काम लेना होता है, जब हवा में होते हो कुछ भी हो सकता है, तो वो विवेक से कब काम ले पाएंगे, जब उनका जो जूनियर है वो बहुत अमन बना के रख रहा है, यानी उनके दिमाग में अमन बना के रखा है कि सर मैं सब संभाल लूंगा, आप तो अमन से अपने विवेक से काम लो, ठीक है। अमन यानी शांति, पीस। सो पीसफुल दिमाग ही होगा वही विवेक से काम ले, मतलब पीसफुल इंसान होगा वही विवेक यानी बुद्धि से काम ले पाएगा। यू गेटिंग इट? तो सीनियर मोस्ट है विवेक, वो विवेक से काम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि उनके नीचे कौन है? अमन है, शांति है, अमन है। सो एयर, अब मैंने आपको क्यों जो एयर चीफ मार्शल है उनसे याद कराया, बिकॉज एयर चीफ मार्शल एयर फोर्स के हेड, नेवी के हेड, ये हमको याद होते हैं, तो उन्हीं से उनके जूनियर्स को हम याद कर लेंगे, यानी वाइस चीफ को याद कर लेंगे, एसोसिएशन सीधे हो जाएगा, राइट। आई होप यू गॉट द एसोसिएशन। सो जैसे ही हम बात करेंगे एयरफोर्स की, एयरफोर्स में आपको याद रहेंगे विवेक राम चौधरी जी हैं। विवेक से काम आप तब लोगे जब आप अमन से, आपके जूनियर सारा काम कर रहे हैं, तो अमनप्रीत सिंह जी कौन हो जाते हैं? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह जी को रिप्लेस किया है, ओके। अब इंडियन एयरफोर्स की कुछ ट्रिविया है जो यहाँ डाल दी गई है, ताकि आप जब करंट अफेयर पढ़ो तो आपको जो स्टैटिक पोर्शन है इधर उधर जाके ढूंढना नहीं पड़े, आप यहीं से उसको तैयार कर सकते हैं, तो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार इज द न्यू आर्मी वाइस चीफ। सो अभी हमने एयरफोर्स के वाइस देखे थे चीफ, अब हम आर्मी के वाइस चीफ देख रहे हैं। तो चलो बताओ आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, मनोज पांडे, ठीक है। मनोज पांडे जी हैं जनरल, राइट, यानी चीफ, और उनके नीचे कौन आ जाते हैं? सुचिंद्र कुमार। तो देखो मनोज पांडे से आप मन ले सकते हैं चाहें तो, नहीं तो मनोज कुमार ले लो, नहीं तो और भी किसी एक्टर को जानते हो उनको ले लो, नहीं तो मनोज पांडे जी याद होंगे ही आपको। तो मन सच्चा होगा, हर आर्मी वाले का हम ये मानते हैं कि देश के प्रति मन सच्चा होता है। मन कैसा होता है? सच्चा होता है। सो मनोज से हम मन ले सकते हैं, और मन कैसा होता है? सच्चा होता है। तो सच्चे से सुचिंद्र कुमार आपको याद रह जाने चाहिए। ये एक छोटा हिंट है, काम करे तो आप इसको ले लीजिए, आपके लिए वर्क नहीं कर रही है हिंट, नो प्रॉब्लम, आप सीधे भी याद कर सकते हो। सो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, मन सच्चा, तो मनोज पांडे जी और सुचिंद्र कुमार वाइस चीफ हो गए हैं। और जो करंट वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं, उनका एक्चुअली ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो इनके पहले थे उनको साउथ वेस्ट आर्मी कमांड जयपुर में आर्मी कमांडर के तौर पे भेज दिया गया। और BS राजू ये सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर को। तो ये बेसिकली और फर्दर आपको बता दिया है कि इनकी जगह ये आए हैं, राइट, और ये किनकी जगह गए हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख दिया है, कई बार जिज्ञासा होती है आप लोगों में जानने की, इसलिए। सो BS राजू जिनकी जगह पे गए हैं, वहाँ पे पहले कौन होते थे? लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर हुआ करते थे, जो कि रिटायर हो रहे हैं, और इसलिए BS राजू जी उनकी जगह लेने गए हैं, और इनकी वाइस चीफ वाली जो जगह खाली हुई उसकी जगह सुचिंद्र कुमार जी आ गए हैं, ठीक है। तो पूरी आपको सीन समझ में आ गया होगा। चलिए, 7 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस टुक ओथ। अब यहाँ पे मैं बता दूँ 2 न्यूज़ क्लब हुई हैं, ये 2 टुकड़ों में हुआ। पहले 5 जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में 2 जजेस को अपॉइंट किया गया। अब क्योंकि पूरे महीने में दो बार ये इन्फॉर्मेशन आई अलग अलग, हमने एक साथ ले लिए बिकॉज हम पूरा मंथली कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो टोटल कितने नए जजेस मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को? 7 न्यू जजेस मिले हैं। कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं 34। कितने हो सकते हैं? 34। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अब फुल कैपेसिटी पे वर्क चल रहा है। चलिए,
कौन करता है अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चलिए, तो अब 7 अपॉइंटेड जजेस का नाम देखते हैं। एक है राजस्थान हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनेगा? जो जो हाई कोर्ट के जजेस रह चुके होंगे, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जज पंकज मित्तल। उसके बाद पटना के दो, एक तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पटना और एक जज पटना हाई कोर्ट, तो संजय करोल एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। तो एहसान करो भाई, इन जजेस को हम बोल रहे हैं एहसान करना भाई। सर ऐसा मत करना कि वहाँ आपको कोई क्रिमिनल दिख गया तो आपने वहीं उसको पीट दिया, ऐसा मत करना प्लीज़। हाँ, एहसान करना, शांति से अपना जज वाला काम करिएगा, पीटना वीटना मत वहाँ, अगर कोई गुंडे आ जाए तो। एहसान करो। सो संजय करोल एंड एहसान अमानुल्लाह दोनों पटना से हैं। पीटना मत, पटना का हिंट हो जाएगा। देन हम आते हैं मणिपुर से हैं संजय कुमार जी। मणिपुर संजय कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी 2 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस और एक जज जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं, मनोज मिश्रा एंड राजेश बिंदल। अल्लाह के बंदे हंस दे, सुना है सॉन्ग, राइट? अल्लाह के बंदे ना, अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो मन के बड़े अच्छे होते हैं। मनोज के लिए हमारा हिंट हमेशा मन ले देते हैं हम, है ना? तो अल्लाह के बंदे मन के बड़े अच्छे होते हैं। अल्लाह से इलाहाबाद हो जाएगा, बंदे से बिंदल और मन से मनोज मिश्रा जी। तो ये दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं अब। और फिर चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट के अरविंद कुमार जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने, एक राजस्थान हाई कोर्ट के, 2 पटना हाई कोर्ट के हो गए, 2 इलाहाबाद हाई कोर्ट के हो गए, देन मणिपुर हाई कोर्ट के हो गए और गुजरात हाई कोर्ट के हो गए। ये सारे जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। आई होप आई हैव हेल्प्ड अ लिटिल। चलिए आगे बढ़े। गवर्नमेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ 4 हाई कोर्ट्स। अब देखिएगा, एक तो जिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऊपर शिफ्ट हुए हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने देखा कि अगर राजस्थान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए गए हैं तो ये पोजीशन खाली हो गई, यहाँ पे फर्दर अपॉइंटमेंट होगा, राइट? तो ये सारी पोजीशन चीफ जस्टिस वाली जो खाली हुई हैं ये फिल की जाएंगी। उसके अलावा अब जो न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं 4 हाई कोर्ट्स में। कौन कौन से हैं? तो एक तो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, गुजरात हाई कोर्ट को अपनी पहली फीमेल चीफ जस्टिस मिली है, हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिली हैं, वापस ये चली जाएंगी बिकॉज रिटायर हो रही हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी नाम ध्यान रखेंगे, सोनिया जी गोखानी, तो या गोखनी जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। सोनिया, गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है या पूरा एक टेरिटरी रहा है मोदी जी का, और सोनिया गांधी जी ऑपोजिशन, तो आप ऐसे याद रख सकते हो बिल्कुल। गुजरात हाई कोर्ट में सोनिया जी गोखनी जी पहली वुमेन जज बनी हैं जो हेड करेंगी। 1960 जब से हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया तब से पहली बार महिला जज, ठीक है? उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिनको चीफ जस्टिस मिले हैं जस्टिस संदीप मेहता। गुवाहाटी को आप कैसे याद रख सकते हो? गौ से कर सकते हो, गौ यानी गाय। गौ सैंडी गौ है, मिट्टी में बैठी रहती है, सैंडी से कर सकते हो, संदीप याद रह जाएगा। सो गौ एकदम साफ सुथरी थोड़ी होती है, मिट्टी में बैठती है, कभी घास में बैठती है, तो सैंडी गौ। सो संदीप से सैंडी ले लीजिए, गौ ले लीजिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन बन गए हैं चीफ जस्टिस? संदीप मेहता जी बन गए हैं। चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बने हैं, बहुत जल्दी इनका भी रिटायरमेंट आ जाना है। फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई गेस वीक्स, नॉट इवन मंथ्स, फॉर अ फ्यू वीक्स ही इज देयर। सो जस्टिस जसवंत सिंह त्रिपुरा हाई कोर्ट के। और फिर चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के बने हैं कोटेश्वर सिंह जी, एन कोटेश्वर सिंह। इसको याद अच्छे से कीजिएगा। देखो कोटी पे है ना, एकदम कोटी यानी ऊंचा बोलते हैं हम, नंबर 1 एस कोटी ऊंचा। सो जम्मू कश्मीर लद्दाख एकदम कोटी पे है, ऊपर है ना? तो उससे आप एन कोटेश्वर सिंह याद रखेंगे। हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का, उसके चीफ जस्टिस बने, ठीक है जी? चलिए बस इतनी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर्स इन 13 स्टेट्स। 13 राज्यों को मिले हैं अपने नए गवर्नर। सो इनमें से कुछ गवर्नर्स की शफलिंग हुई है, कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वो सारी जानकारी फटाफट ले लेते हैं। कितने गवर्नर्स ने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया? 2 गवर्नर्स। एक तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी। सो भगत सिंह कोश्यारी जी ने रिजाइन किया है एज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने रिजाइन किया। ओके, अब फ्रेश अपॉइंटमेंट्स 6 हुए हैं, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो पहले कहीं भी गवर्नर नहीं थे, अभी पहली बार इनको फ्रेश अपॉइंट किया जा रहा है। सो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स में हम देख लेते हैं, पहली बार इन द सेंस इन जगहों पे या अभी करंटली कहीं भी गवर्नर नहीं थे,
फ्रेश अपॉइंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ना कटप्पा को बनाया गवर्नर। कैसे याद रखोगे? कटप्पा। अब कटप्पा आप बोलोगे मैम कटप्पा कहाँ आ गया अरुणाचल में? तो देखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो क कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ऐसे हम याद रखेंगे। तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इनको गवर्नर बनाया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश दिख जाता है मैप पे और वहाँ पे कटप्पा बैठे कि हाँ जी हम करेंगे गवर्न। हो गया याद? चलिए आगे चलते हैं। फिर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये गवर्नर हैं सिक्किम के। सिक्किम दिखता है मैप के ऊपर, नेपाल के इधर, भूटान के ऊपर, नेपाल के पास में सिक्किम दिख गया, राइट। सो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कैसे याद रखेंगे? लक्ष्मण तुमको प्रसाद चाहिए, लक्ष्मण जी देख लो, राम जी के भाई देख लो, किसी भी लक्ष्मण को देख लो, लक्ष्मण तुमको प्रसाद चाहिए, लाओ सिक्के दो, पहले चढ़ाओ मंदिर में सिक्के, ऐसे प्रसाद नहीं मिलता। तो जल्दी बोलो लक्ष्मण तुम्हें सिक्के चाहिए, प्रसाद चाहिए, लाओ सिक्के दो। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन बने हैं झारखंड के। झारखंड का बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन पहले हमने कर रखा था रमेश बैस जी के साथ में, लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए आप झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ कर रहे हैं घर के पास से और आपको इतनी बड़ी सोने की राधा कृष्ण जी की मूर्ति मिलती है। नॉर्मल सी मूर्ति मत इमेजिन कीजिएगा, एकदम गोल्ड की, देखो वो चमचमाती हुई मूर्ति, आप बोल रहे अरे वाह लॉटरी लग गई। सो राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, कहाँ मिली राधा कृष्ण जी की मूर्ति? झाड़ियों में मिली। तो झारखंड के गवर्नर हो गए हैं। शिव प्रसाद शुक्ला, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिव प्रसाद शुक्ला जी, नॉट शिव प्रसाद, सॉरी, शिव प्रताप शुक्ला बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो बस हिमाचल के अंदर माता जी का तो मंदिर होता है, ये शिव जी का भी मंदिर बैठा लीजिए। तो बस शिव प्रसाद क्यों याद आ रहा है मुझे बार बार? शिव प्रताप शुक्ला, प्रसाद नहीं है, शिव प्रताप शुक्ला जी बने हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। एस अब्दुल नज़ीर गवर्नर बने हैं आंध्र प्रदेश के। एस अब्दुल नज़ीर। तो देखो आंध्र प्रदेश का हमारा हिंट होता है आंधी। आंधी आती है तो अब्बू जी की नज़र एकदम कमज़ोर हो गई, मिट्टी मिट्टी घुस गई सारी आंखों में। अब्बू बोल रहे हैं अरे नज़र कुछ नहीं आ रहा, नज़र क्या है ये आंधी। सो अब्दुल नज़ीर, अब्बू की नज़र कमज़ोर हो गई आंधी की वजह से। एंड गुलाब चंद कटारिया जी बने हैं गवर्नर ऑफ असम। वेटरन पॉलिटिशियन रह चुके हैं गुलाब चंद कटारिया असम के। सो आसमान गुलाबी गुलाबी सा दिखता है ना सनराइज सेट के टाइम पे, तो गुलाबी आसमान, गुलाब चंद कटारिया हिंट हो जाएगा। सो ये आपने कर लिए फ्रेश जो भी अपॉइंटमेंट्स थे, ठीक है। अब हम देखेंगे 7 करंट गवर्नर्स थे जिनको शफल किया गया, जिनके स्टेट्स चेंज किए गए हैं। तो जस्टिस रिटायर्ड बिश्वभूषण हरिचंद्रन पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, अब बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। कहाँ के बन गए? छत्तीसगढ़ के। सो बिश्वभूषण हरिचंद्रन, छत्तीसगढ़। तो आप बीबीसी से याद रख सकते हो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता है ना, जैसे बीबीसी। सो बिश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के बन गए बीबीसी। ये छोटा हिंट काम कर सकता है। अनसुईया उइके पहले थी छत्तीसगढ़ की, अब बन गई है मणिपुर की। मणि मिली मुझे इतनी बड़ी। अच्छा देखिए ये भी ध्यान रखिए कि बहुत कम फीमेल गवर्नर्स होती हैं, है ना, फीमेल गवर्नर्स आपको बहुत कम सुनने में मिलती हैं, तो सीधे याद की जा सकती हैं। माइनॉरिटी में आ गए बेचारे, है ना, फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो अनसुईया उइके जी आप सीधे भी याद रख सकते हो, मणिपुर की हैं, राइट। नमामि जो अरुणाचल है उसके नीचे नमामि नागालैंड, मणिपुर मिजोरम होता है ना, तो मणिपुर की हैं अनसुईया उइके जी। फिर हम आते हैं ला गणेशन जी पहले मणिपुर के थे, अब बन गए हैं नागालैंड के। तो अब गणेश जी किनके पुत्र हैं? शिव जी के पास नाग रहता था, या तो ऐसे कर लो, है ना। और गणेश जी या तो अपनी सूंड बोल रहे हैं जल्दी मेरी बात मानो, नहीं तो अभी नाग की तरह इस सूंड से ही पिटाई करूंगा, ऐसे कुछ पढ़ लीजिए। तो गणेश जी की सूंड नाग जैसी हो रही है, तो गणेश और नाग का एसोसिएशन हमको कर लेना है। वैसे उनके पापा के थ्रू एसोसिएशन हो जाएगा। फागू चौहान पहले बिहार के थे, बिहार का फगवा बहुत फेमस था, है ना, लेकिन अब हो गए हैं वो मेघालय के। तो अब देखो फाग आ ही रहा है, होली आने ही वाली है, इतने रंग उड़ेंगे कि पूरे मेघ भी फाग वाले हो जाएंगे, यानी मेघ भी कलरफुल है। कलरफुल मेघ इमेजिन कर लीजिए, फाग पूरा मेघों से बरस रहा है, मेघ जो बारिश कर रहे हैं उनमें भी फाग ही फाग आ रहा है, यानी रंग बिरंगे, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो फाग की जगह आप फॉग को अगर हम बोलेंगे फॉग हो रहा है भाई, फाग हो रहा है, तो फाग किससे होता है, फॉग किससे होता है? जब बादल नीचे बनने लग जाते हैं, सेम कंडीशंस नीचे होती हैं तो फॉग हो जाता है। तो ऐसे भी आप मेघ यानी बादल। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हम दीवाना दिल, ऐसे याद करवाया था ना, हिमाचल के अंदर शूटिंग हो रही थी, पहले हिमाचल के थे, अब कहाँ के हो गए भाई? अब ये शूटिंग पहुँच जाएगी बिहार। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई फेमस बिहारी जिसे आप जानते हो, है ना, तो उस बिहारी को इमेजिन कर लीजिए। वो कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, जैसे कि खान सर आप जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर हैं, उनको आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो गाना गा रहे हैं, अरे लेकर हम दीवाना दिल। तो किसी बिहारी को देख लीजिए,
अरे लेकर वाला सॉन्ग गाते हुए, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी याद हो जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं रमेश बैस जी पे। इनकी भैंस ने जगह चेंज कर ली है, पहले झारखंड में थे, अब आ गए महाराष्ट्र में। कहाँ आ गए हैं? महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। तो अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई में मूवीज़ बनती रहती हैं, तो एक महान भैंस के ऊपर पिक्चर बन रही है। हम अनादर नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी तो ये भी बुरा नहीं मानेंगे। तो रमेश बैस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भैंस के ऊपर मूवी बन रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो रमेश बैस वहाँ पहुँच गए। एंड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा ये थे पहले अरुणाचल प्रदेश के, और अब ये, यहाँ मैंने आंध्रा ही बोला था ना, अरुणाचल तो नहीं बोल दिया था ना, जस्ट चेक, मैं कई बार गड़बड़ कर देती हूँ बोलने में। सो यहाँ पे बी डी मिश्रा जी मतलब विश्वभूषण हरिचंद्रन जी पहले आंध्र प्रदेश के थे और फिर छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। बी डी मिश्रा जी पहले अरुणाचल के थे और अब ये आ गए हैं लद्दाख। तो लद्दाख देखिए, हम मिश्रा जी से पहले भी हमने कहा था मिश्री जैसी बोली होती, तो लद्दाखी लोग भी बहुत सीधे साधारण सरल से लोग होते हैं और उनकी बोली भी बिल्कुल मिश्री जैसी होती है। तो अब मिश्री पहुंच गई है अरुणाचल से, कहाँ? लद्दाख। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये मैंने मेरी तरफ से बहुत जल्दी आपको याद कराने की कोशिश की है, बिकॉज मंथली करंट अफेयर लंबे होते हैं, आई कैन नॉट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। चलिए, तो अब ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो वो जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बार आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं राजीव सिंह रघुवंशी अपॉइंटेड एज न्यू DCGI। नाउ व्हाट इज दिस DCGI? DCGI इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर। तो भाई रघुवंश जो था, राघव रघुवंश, राम जी का जो पूरा परिवार था रघुवंश, उसमें कोई ड्रग थोड़ी लेता था? नहीं लेता था ना, नो। लेकिन इसी से आप ये एसोसिएशन याद रख सकते हो कि रघुवंश में कोई ड्रग नहीं लेता था, इसलिए इनको DGCI का हेड बना दिया कि आप भी नहीं लेते, आप किसी को लेने भी नहीं दोगे। अब ये ड्रग दवाइयों से रिलेटेड है, लेकिन आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो ड्रग क्योंकि दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, एक तो वो नशे वाली ड्रग होती है और एक दवाइयों वाली ड्रग होती है ना, तो आपको तो ड्रग याद रखना है, DGCI। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? डॉक्टर VG सोमानी जी को रिप्लेस किया है। फिर हम आते हैं कैनरा बैंक अपॉइंट्स के सत्यनारायण राजू एज दी न्यू MD एंड CEO। कैनरा बैंक को मिले हैं न्यू MD एंड CEO, क्या नाम है उनका? सत्यनारायण राजू। सो सत्य का नारा हमेशा चलना चाहिए, है ना, झूठ का नारा नहीं लगना चाहिए, सत्य का नारा। किसका नारा लगना चाहिए? सत्य का नारा। कैनरा को हम का नारा कह सकते हैं, सत्य का नारा। और सत्य का नारा तो सत्यनारायण राजू जी आ गए, यहाँ से हो गया एसोसिएशन। इन्होंने रिप्लेस किया LV प्रभाकर को। प्रभाकर यानी सूर्य भी उगता है, ये सत्य का नारा है भाई, हाँ जी बिल्कुल, सूर्य उगता है इसी तरह से, तो प्रभाकर को रिप्लेस किया है सत्य ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोंटी देसाई अपॉइंटेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम। नेपाल क्रिकेट टीम को नए कोच मिल गए हैं और वो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, क्या नाम है? मोंटी देसाई। और इससे इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वो भी पहले इंडियन क्रिकेटर ही थे, फॉर्मर मनोज प्रभाकर जी। तो मनोज प्रभाकर जी की जगह मोंटी देसाई नेपाल क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं। आगे चलते हैं, अनिकेत सुनील तलाटी टेक्स ओवर ICAI प्रेसिडेंट। सो अनिकेत सुनील तलाटी बन गए हैं ICAI के नए प्रेसिडेंट। ICAI क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CAs जो होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कैसे याद रखोगे भाई? CA की पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, तो एकदम ताला लगा के बैठ करके पढ़ाई करते हैं, मत डिस्टर्ब करो, बहुत पढ़ना है हमको, तो ताला लगा के CA की पढ़ाई हो रही है। तो ये आपका छोटा छोटा हिंट है, ICAI से CA उठा लीजिए बिकॉज ये इसी से डील करता है, और तलाटी से ताला उठा लीजिए, हो जाएगा याद। इन्होंने ओवरटेक किया है देबाशीष मित्रा को, और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे भी अपॉइंटमेंट आया है रंजीत कुमार अग्रवाल। ऑल्दो वाइस प्रेसिडेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की पोजीशन ही पूछी जानी है। ये ICAI की ट्रिविया है जो डाल दी गई है फॉर योर रेडी रेफरेंस। गवर्नमेंट अपॉइंट्स BVR सुब्रमण्यम एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो भी कंपाइलेशन है सब इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ एक चीज़ें हो जाती हैं जो आपको ध्यान एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। सो BVR सुब्रमण्यन एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग को नए CEO मिले। नीति आयोग क्या करेगा भाई? थिंक टैंक है, सोचता है। घर में ना जो बीवियाँ होती हैं ना, वो भी थिंक टैंक होती हैं, सुबह होते ही दिमाग लगाना चालू, आज क्या बनाऊं कि ये भी खा ले वो भी खा ले, सब चैचा पैपा ना करें, किस तरह से भाइयों को मैनेज करूं, क्या करूं। तो बीवी सुबह से ही नीति बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना चालू कर देती है। उसी तरह से BV
सुब्रमण्यम, है ना, बीवी सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। एसोसिएशन मिल गया आपको। चलिए, ये सक्सीड करेंगे परमेश्वरन अय्यर को, जो कि कहाँ चले गए भाई, अच्छा खासा संभाल रहे थे नीति आयोग को, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए वर्ल्ड बैंक के 2 साल के लिए। इंडिया की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उस जगह पे परमेश्वरन अय्यर जी पहुंच गए और इसलिए बीवीआर सुब्रमण्यम जी को उनकी जगह लाया गया है एज नीति आयोग सीईओ। याद रहेगा। चले, इंडियन अमेरिकन नील मोहन, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इज यूट्यूब, तो यूट्यूब के सीईओ, नए सीईओ अपॉइंट कर दिए गए हैं। कौन है? नील मोहन, इंडियन ओरिजिन के हैं और इसलिए बहुत खुशी भी हो रही होगी आपको। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, पढ़ो आराम से। चलो, सो नील मोहन कैसे याद रखें? नील, नीला, तो अभी आप यूट्यूब का आइकन देखते हो, कौन से रंग का होता है? रेड कलर का होता है। बस इमेजिन कर लो नीले रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया, नीले रंग का यूट्यूब, तो बस नील मोहन याद रह जाएंगे आपको। इंडियन अमेरिकन नील मोहन है और करंट हेड जो हैं सूजन विचोस्की और वोजिस्की, नॉट विचोस्की, वोजिस्की जो हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे। देन CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुर्मू जी, जो गिरीश चंद्र मुर्मू, सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जिनीवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ILO लिखा हुआ है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। एक्चुअली इंडिया का जो CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट है, उसको सिलेक्ट किया गया, इंडिया को सिलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO के तौर पे। और उसको लीड कौन कर रहे हैं? मुर्मू जी कर रहे हैं। तो इंडिया में 2 ही मुर्मू हैं जो बहुत लीडिंग पोजीशन पे आपको दिखेंगे, एक प्रेसिडेंट साहिबा हैं और दूसरे CAG के हैं हेड। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बन गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ILO के। फाइन। और व्हाट एल्स, और इनको 4 साल की टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है, 2024 से 27। और ये किससे टेक ओवर करेंगे? ये टेक ओवर करेंगे फिलीपींस से। फिलीपींस अभी इस चीज़ को इनकम्बेंट के तौर पे देख रहा था, इस रोल को। ILO की ट्रिविया है वहाँ पे, है ना। डेविड मालपास टू स्टेप डाउन एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक, माल ऐसे याद करवाया था इफ़ यू रिमेंबर। वर्ल्ड बैंक है और उसके जो हेड हैं वो मालपास थे। अब वो स्टेप डाउन करेंगे जून 30 को, और उनकी जगह अब किसको लाया जाए, ये सब बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। और जो US प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अपनी तरफ से नॉमिनेट किया है, तो मोस्ट लाइकली वही बनेंगे। अभी देखते हैं अगली न्यूज़ में। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि मालपास टेक डाउन करेंगे अपनी पोजीशन से, और 4 साल से भी ज़्यादा इस रोल पे थे वो। और इनको ट्रंप की जब सरकार थी US में, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। और वैसे 5 ईयर पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट होता है, बट ही इज़ रिजाइनिंग अर्लियर, right? Now, former MasterCard CEO Ajay Banga nominated to lead World Bank. Like I was telling you, US President Joe Biden ने किसको नॉमिनेट किया है? मास्टरकार्ड के फॉर्मर CEO रह चुके और इंडियन अगेन कनेक्शन है इनका, क्या नाम है? अजय बंगा। अजय बंगा इनको नॉमिनेट किया, और पहली बार किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के हेड के तौर पे। सो आप कैसे याद रखोगे? देखो, वर्ल्ड बैंक, बैंक और बंग मिलता जुलता है, बंगा मिल जाएगा। तो US प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है फॉर्मर मास्टरकार्ड CEO को, एंड ये रिप्लेस करेंगे डेविड मालपास को अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है। एंड फर्स्ट इंडियन बॉर्न नॉमिनी होंगे इस रोल के लिए जिनको नॉमिनेट किया गया, और फिर अगर ये चूज हो जाते हैं तो फर्स्ट इंडियन बॉर्न हेड होंगे वर्ल्ड बैंक के। दिमित्री दिमित्रुक अपॉइंटेड एज न्यू कोच ऑफ इंडियन बॉक्सिंग टीम। दिमित्री दिमित्रुक कौन सी टीम के कोच के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं? फॉरेन कोच के तौर पे बॉक्सिंग। तो भाई ये सिखाएंगे कि बॉक्सिंग में कोई मित्र नहीं होता। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपके रिंग में खड़ा हुआ है तो आप बॉक्सिंग पे ध्यान दो, दोस्ती पे ध्यान मत दो। तो मित्र से आप ऐसे याद रखिएगा, दिमित्रुक बॉक्सिंग कोच के तौर पे लाए गए हैं, और फॉरेन कोच की तरह काम करेंगे 2 साल के लिए। इससे पहले ये आयरलैंड को कोच कर रहे थे, दैट इज इट। मेन और वीमेन दोनों टीम्स को उनके कोचेस के साथ में एडिशनली कोच करेंगे। राजेश राय अपॉइंटेड न्यू CMD ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिले हैं। क्या नाम है? राजेश राय। अच्छा, आपको राय चाहिए होती है किसी से भी, कुछ भी बड़ा या कुछ बहुत अच्छा कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है, जल्दी से हम फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं, क्या करते हैं? राय। KBC में भी होता है ना, फ़ोन अ फ्रेंड, क्यों? राय लेनी है। तो टेलीफोन किस काम आता है? एक तो गॉसिप और दूसरी राय के, तो बस राजेश राय आप ध्यान रखिएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। एंड दैट इज इट। ट्रिविया जो भी है वो दी हुई है।
ट्रिविया पे मैं फोकस नहीं करती हूँ वीडियोस में, बिकॉज ट्रिविया में मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो लिखा हुआ है वो आपको अपने आप समझ ना आ रहा हो, राइट। ये जो भी मैं बता रही होती हूँ इसमें मैं आपको हेल्प कर रही हूँ चीज़ें समझाने में या फिर याद करवाने में, यहाँ मेरा इनपुट है। जो चीज़ एडिशनली लिखी हुई है मैं भी रीड करूँगी और आप भी रीड करोगे, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस एंड आई वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस, ओके। दैट इज़ वाई मैं उसको रीड नहीं करती हूँ, पर आप डेफिनेटली यहाँ से देख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डाली जाती है, ठीक है। चलिए, यूनिसेफ इंडिया नेम्स आयुष्मान खुराना एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। यूनिसेफ इंडिया जो है, यूनिसेफ का जो इंडियन विंग है, उसने किसको चुना है? आयुष्मान खुराना, पॉपुलर एक्टर हैं, आप सब जानते हैं, ये रहे आयुष्मान खुराना। और ये क्या करेंगे? चाइल्ड राइट्स जो है नेशनल एम्बेसडर बने हैं चाइल्ड राइट्स के, बच्चों के जो राइट्स होते हैं, बाल अधिकार, उनके नेशनल एम्बेसडर। सीधा सीधा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। यूनिसेफ इंडिया के बारे में देख लीजिए, बच्चों के जो राइट्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए काम करता है। 1949 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, यानी इसके जो भी काम होंगे इस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के, वो इस एजेंसी के थ्रू या इस मिनिस्ट्री के थ्रू किए जाएंगे, ओके। इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है। बस देखो, अब जैसे मैंने बोला, कोई बड़ी बात तो बोली नहीं, यही सब लिखा हुआ है। और यूनिसेफ के बारे में ये ट्रिविया और दी हुई है। इंडिया मेंस हॉकी टीम चीफ कोच ग्राहम रीड, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के चीफ कोच के तौर पे काम कर रहे थे और अब ही हैज़ रिजाइंड, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया है? जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन हॉकी के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की, उनको दिया है। एंड अभी कौन सा एक मेजर इवेंट था जिसके बाद में रेजिग्नेशन आया? तो वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि भुवनेश्वर में कंक्लूड हुआ। कौन जीता? जर्मनी जीती। किसको हराया? बेल्जियम को हराया। तो बस उस मैच के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और इन्हीं की कोचिंग के अंदर में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल आया, और उसके अलावा भी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, देन जो FIH प्रो लीग है, इन सब के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। BCCI चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा रिजाइंड आफ्टर स्टिंग ऑपरेशन। चेतन शर्मा जो कि चीफ सिलेक्टर हैं BCCI के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया किसी टीवी चैनल ने और उसके बाद ही रिजाइंड। जय शाह को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया जी, ठीक है। सो इसके साथ सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं खत्म। सबको चाहे रियली होप जो भी याद करवाया मैंने याद हो गया होगा। जब 4 ऑप्शन सामने आएंगे हम रियली कॉन्फिडेंट आप उसको टिक मार्क कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज अवार्ड्स। अवार्ड्स में सवाल कैसे बनते हैं देखिएगा। एक सो एंड सो पर्सन है, इसको सो एंड सो अवार्ड मिला है, एक तो सीधा क्वेश्चन ये आ जाएगा। फिर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये अवार्ड है, ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, और कई बार उससे रिलेटेड और डेप्थ इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि फर्स्ट किसको मिला था या इनसे पहले किसको मिला था, राइट। या लाइक आई टोल्ड यू कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है, तो हमको स्टैटिक भी साथ में देखना रहेगा, जिसका भी नीडेड है। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रिसीव्स यूनेस्को पीस प्राइज। यूनेस्को पीस प्राइज मिला है, किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है, जो कि जर्मन चांसलर हैं फॉर्मर। और क्यों मिला है? बिकॉज इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज़ को मदद की थी, शरण दी थी 2015 में, जब ये पॉलिटिकली एक्टिव थी। और सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, एरिट्रिया, सब जगहों से आ रहे थे रेफ्यूजीज़, और जर्मनी में इन्होंने उनको शरण दी थी, ठीक है जी। तो कैसे रखोगे? देखो नाम में एंजेला है, तो शी बिहेव लाइक एन एंजल फॉर ऑल दोज रेफ्यूजीज़, है ना। तो यूनेस्को ने पीस प्राइज़ दिया है, इन्होंने एंजलिक वर्क किया है। किसी एक एंजल हम क्या बोलते हैं? एंजल यानी परी, एंजल क्या बोलेंगे हम? अच्छी आत्मा, व्हाटएवर। सो एंजल की तरह काम किया, शरणार्थियों को जगह दी थी, ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं ना नेशनल लेवल पे, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के बेसिस पे महाराष्ट्र सरकार जो सबसे हाईएस्ट ऑनर देती है किसी भी सिविलियन को, वो देती है महाराष्ट्र भूषण। और ये किसको मिला है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ये अप्पा साहेब इनको प्यार से कहा जाता है, इनका प्रॉपर नेम है निरूपांकर दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, ओके। और इनको अप्पा साहेब कहते हैं प्यार से, इनको ये अवार्ड दिया गया है। हैं कौन ये भाई? ये एक सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर हैं, और इन्होंने अपने जो भी सोशल वर्क किए उनके चलते इनको ये ऑनर दिया गया है। 25 लाख रुपए और साइटेशन ये सब इसमें मिलता है, राइट। इससे पहले इनको 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो पद्मश्री भी आप ध्यान रखेंगे, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, महाराष्ट्र भूषण एंड पद्मश्री। आगे चलते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टेबलो ऑफ
रिपब्लिक डे परेड 2023 का जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाती हैं टैब्लू, और उन झांकियों को फिर रेट किया जाता है दो तरीके से। एक तो जो जजेस होते हैं, ज्यूरी होती है, वो रेट करते हैं, और एक पॉपुलर चॉइस भी होता है, वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, फिर लोग उनको रेट करते हैं। तो अब वो हमको देखना है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट 3 सर्विसेज, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उन सर्विसेज में से बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट को दिया गया, पंजाब को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट सीएपीएफ या ऑक्सिलरी सर्विसेज में से, तो सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ने जीता है। ये अभी हम जूरी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम बेस्ट 3 झांकियां जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ने निकाली उनकी बात करें, टॉप पे रही उत्तराखंड की। उत्तराखंड जिसकी थीम थी मानस खंड, उत्तराखंड की जो टेबलो है, जो झांकी थी, उसका थीम क्या था, मानस खंड। तो टॉप पे उत्तराखंड, सेकंड महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और बेस्ट डब्ल्यू अगर हम मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी अपनी झांकियां निकालती हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को बेस्ट डिक्लेयर किया गया जूरी अवार्ड्स में। जूरी अवार्ड्स याद रहे। अब हम चलते हैं पॉपुलर कैटेगरी अवार्ड्स, पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स, जो भी आप उनको बोलो। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट 3 सर्विसेज में से दिया गया इंडियन एयरफोर्स के मार्चिंग कंटिजेंट को, वहां पंजाब का था। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट सीएपीएफ या ऑक्सिलरी फोर्सेज में से सीआरपीएफ मार्चिंग, वहां भी सीआरपीएफ का था। बेस्ट 3 टैब्लो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से टॉप पे यहाँ गुजरात है, वहां पे उत्तराखंड था मानसखंड थीम का, यहाँ गुजरात है क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंस गुजरात वाला। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र को दिया गया। बेस्ट मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यहाँ दिया गया है, वहां पे ट्राइबल अफेयर्स था, ठीक है। कंपैरिजन करके करोगे फटाफट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज विंस 3rd ग्रैमी फॉर डिवाइन टाइड्स। सो जो रिकी केज हैं, जो इंडियन ओरिजिन के म्यूजिक कंपोजर हैं, उनको मिला है ग्रैमी अवार्ड, और ये इनका 3रा ग्रैमी है, और ये अकेले भारतीय बन जाते हैं जिनका 3rd ग्रैमी है। ये डिवाइन टाइड्स इनकी एल्बम है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। रिकी ग्रैमी या ग्रैमी को ग्रैनी से कर सकते हो, ग्रैनी यानी नानी, और ग्रैनी को केज में बंद कर रखा है, KEJ है ना, ये आप इसको केज की तरह, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही आएगा, तो ऐसे अगर याद नहीं हो रहा ये हिंट भी ले सकते हो। 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस में हुए, और ये जो अवार्ड है रिकी केज ने किसके साथ शेयर किया है, स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ, जो इनके साथ में म्यूजिक कंपोज किया था। एंड लाइक आई टोल्ड यू, केज हैज़ बिकम दी ओनली इंडियन टू विन 3 ग्रैमी अवार्ड्स। आगे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है अबाउट डैम टाइम को बाय लीजो, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है हैरीज हाउस, हैरी स्टाइल की तरफ से जो है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है जस्ट लाइक दैट इज द सॉन्ग ऑफ द ईयर। सबसे ज़्यादा आज तक ग्रैमी अवार्ड्स किसको मिले हैं? द आंसर इज अमेरिकन पॉप स्टार बियॉन्से को, और इस बार भी उनको 2 ग्रैमीज मिले हैं 65th वाले में, और टोटल अभी तक 32 ग्रैमीज अपने करियर में ये जीत चुकी हैं। म्यूजिक की दुनिया के लिए दिया जाता है। डॉक्टर ABK प्रसाद सिलेक्टेड फॉर PCI's एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 2nd नंबर का, राइट। सो अब इसका आंसर मिल गया। डॉक्टर ABK प्रसाद जी को सिलेक्ट किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के लिए। कैसे याद रखोगे? ABK अब के बार है ना, अब के सावन ऐसे बरसे, वो सॉन्ग भी है ना, तो ABK को साथ पढ़ोगे तो अब के जो जर्नलिज्म के अंदर एक्सीलेंस का अवार्ड है, किसको मिला? ABK प्रसाद जी को मिला है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये अवार्ड देते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की याद में या उनके नाम में हर साल, और इसका पूरा नाम है 2023 में जो दिया जा रहा है राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड, है ना, फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, ये पूरा नाम है। और ये ABK प्रसाद जी को इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया जर्नलिज्म में, उसके चलते मिलेगा। कौन ये कॉन्फर करेंगे, या किसने कॉन्फर किया, रादर हु कॉन्फर्ड द अवार्ड? सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है, कौन है? प्रकाश, जो जर्नलिज्म में वो प्रकाश फैलाने का काम करता है ना, उससे याद कराया था, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, उन्होंने कॉन्फर किया ये अवार्ड। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ये स्टैटिक इन्फो देख सकते हो आप। आगे चलते हैं। डॉक्टर पेगी मोहन विन्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। डॉक्टर पेगी मोहन, इनको मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। सो ये 4th एडिशन रहा, और इनकी किताब कौन सी थी? वॉन्डरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स,
वॉन्डरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट, किस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई है जब हम वॉन्डरर हुआ करते थे और फिर हम किंग वाले फेज़ में आए, फिर हम मर्चेंट्स वाले फेज़ में आए, तो लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हुई है इसके ऊपर किताब लिखी है। तो ये बुक एंड ऑथर के केस में भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है वॉन्डरर, किंग एंड मर्चेंट्स किसकी किताब है, डॉक्टर पैगी मोहन की है। तो आप इसको पैग से भी याद रख सकते हो, है ना, कि वॉन्डरर थे जब हम, या जब राजा महाराजा थे, या जब हम ट्रेडर्स मर्चेंट्स बने तो हर टाइम पैग चलता था। नहीं तो पैगी की जगह आप मैगी भी कर सकते हो, है ना, मैगी से भी कर सकते हो कि हर समय हर किसी को मैगी खाना तो पसंद होता ही, अगर मैगी उस समय चल रही होती तो पैगी मोहन या कैसे भी आप कर सकते हो। एंड इनको 2 लाख रुपए और कैश प्राइज और स्टैट्यूट ये सब मिली है। इनको ये अवार्ड दिया किसने, नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह जी ने इनको अवार्ड दिया, जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। NTPC bags ATD Best Awards 2023 for 6th consecutive year। NTPC को मिला है ATD Best Awards 2023 का। ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, USA का है और इसका ये अवार्ड मिला है और लगातार 6वीं बार इनको मिला है। और जो भी टैलेंट डेवलपमेंट वाला एरिया है उसमें NTPC ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसके चलते अवार्ड मिला है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले एरिया के लिए। NTPC से रिलेटेड ये स्टैटिक इन्फो आपको दिख जाएगी। पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नाम था, अब NTPC बोल दिया गया है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है सिंगरौली में मध्य प्रदेश के, उसमें 4760 मेगावाट की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट इंडिया का अगर कोई है तो कौन सा है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, वो इसी के अंडर में आता है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट बेस्टाउज ग्लोबल बेस्ट MGov अवार्ड्स ऑन IIT इंदौर स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट रहा कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ये अवार्ड मिला है IIT के स्टूडेंट्स, IIT इंदौर के स्टूडेंट्स को। अवार्ड का नाम है ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड्स। सो ये पूरी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस समिट होता है और उसके अंदर 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें से एक है MGov अवार्ड्स और वो मिला है IIT इंदौर के 2 स्टूडेंट्स को। क्या नाम है, नियति तोतला एंड नील कल्पेश कुमार पारिक। और इनको क्यों मिला है ये, इनको मिला है बिकॉज इन्होंने द ब्लॉक बिल करके एक ऐप बनाई है और वो ऐप क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जो रिसीट है ना, वो ऑनलाइन रिसीट, डिजिटल रिसीट जनरेट करती है। वो जो एक पेपर होता है वो ना करके, एंड इट जनरेट्स दी डिजिटल रिसीट्स, और इस ब्लॉकचेन मैकेनिज्म और इस पूरी ऐप के चलते इनको ये अवार्ड मिला है। देन इनको अवार्ड किया 1 मिलियन एमिरेट दिरहम्स, AED जिसे कहा जाता है, 1 मिलियन एमिरेट दिरहम्स। और किसने दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट कौन है जो हमारे रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट भी बन के आए थे, अब्दुल फताह अल सीसी, राइट। अब ये देख लीजिए MGov अवार्ड्स, और दूसरा जो अवार्ड दिया जाता है वो गोव टेक अवार्ड्स होते हैं। MGov अवार्ड्स इन दोनों स्टूडेंट्स को मिला है। एनुअल अवार्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ UAE ऑर्गेनाइज करती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर ये दोनों अवार्ड्स दिए जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन जिन्होंने या स्टार्टअप्स जिन्होंने कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए, तो पेपर वेस्टेज ना हो। वो पेपर जो होता है उसकी इंक हट जाती है, लेकिन वो पेपर बहुत जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो बहुत सारे सोल्यूशंस, जो भी जिस भी तरह के सोल्यूशंस इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप्स देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। गॉट इट। चलते हैं आगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF अवार्ड्स 2023, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, आई एम श्योर। एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, जो कि फिल्म जगत का सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, ठीक है, जो रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, आशा पारिक जी इन सबको मिला हुआ है। ये वो अवार्ड नहीं है, नो 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 नो, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट अवार्ड्स। ये कमर्शियल लेवल के अवार्ड्स हैं, अलग अवार्ड्स हैं, काफ़ी ओहदा नीचे है उनसे, राइट। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स बिल्कुल क्लास अपार्ट हैं, क्योंकि हाईएस्ट ऑनर माना जाता है सिनेमा की वर्ल्ड का। ये है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, तो ये किसको मिला है, अब समझ में आ गया। अब पढ़ो। बेस्ट एक्टर मिला रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, बेस्ट फिल्म मिली द कश्मीर फाइल्स को, बेस्ट या फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया है, एंड देन बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की चुप के लिए टेलीविजन सीरीज अनुपमा। सो दीज आर नॉट द दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं बाफ्ता अवार्ड। 76 एडिशन बाफ्ता अवार्ड्स का रहा, जिसके अंदर लीडिंग एक्टर के लिए किसको अवार्ड मिला है, ऑस्टिन बटलर को मिला है, ऑस्टिन बटलर। लीडिंग एक्ट्रेस के लिए मिला है केट ब्लैंचेट को, एंड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये इसने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, 7 अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म डायरेक्टर, ये सब, ठीक है। तो अगेन ये बाफ्ता अवार्ड्स हो गए।
फिर हम आते हैं डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, इंपॉर्टेंट है, महेंद्र मिश्रा रिसीव्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मिला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। किसने दिया? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। क्यों दिया जाता है? जो भी मदर लैंग्वेजेस होती हैं, तो इन्होंने उड़ीसा की जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो छोटे छोटे लोकल एरियाज में बोली जाती हैं उड़ीसा में, उनको पॉपुलराइज करने का काम किया। काफ़ी सालों से इसमें काम में लगे हुए हैं। सो इंडिजिनस लैंग्वेजेस ओडिशा की जो हैं उनके प्रमोशन के लिए इनको ये दिया गया और पहले भारतीय बन जाते हैं जिनको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा। तो यहाँ भी आप मिश्री वाला हिंट भी ले सकते हो, नहीं तो किसी महेंद्र को जानते होगे उसको ले लीजिए, नहीं तो महान काम किया है, तो ये सीधे याद रखना पड़ेगा। ओके, एंड ये जो अवार्ड है 2021 यानी 2021 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया है मदर लैंग्वेजेस को और इम्पोर्टेंस देने के लिए, रिवाइटलाइज कराने के लिए, वापस से रिवैम्प करने के लिए। सज्जन जिंदल विंस EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। अर्न्स्ट एंड यंग जो है उनकी तरफ से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सज्जन जिंदल को, जो कि चेयरमैन है जिंदल JSW ग्रुप, सज्जन JSW ग्रुप के। देन व्हाट एल्स, इन्होंने एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी इनकी पूरी रही है, स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेंट्स, इन सब दुनिया में, उसके चलते इनको अवार्ड दिया गया है। अब जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अर्न्स्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। फिर अगर देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि बालकृष्णन विंस 2023 मार्कोनी प्राइज। मार्कोनी याद है? मार्कोनी ने किसका इन्वेंशन किया था? रेडियो का, है ना? कैसे याद करते हैं? रेडियो नहीं चल रहा, मार्कोनी चल जाएगा। सो मार्कोनी प्राइज 2023 मिला है हरि बालकृष्णन को, जो कि MIT के प्रोफेसर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं एंड इंडियन ओरिजिन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और ये अवार्ड इनको मिला है क्योंकि इनकी जो वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके चलते। तो बेसिकली मार्कोनी प्राइज क्यों दिया जाता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने कुछ भी उत्कृष्ट काम किया है तो मार्कोनी प्राइज से आपको सम्मानित किया जाता है। एंड इसमें $1 लाख ऑनरेरियम और एक स्कल्पचर अवार्ड में दिया जाता है। मार्कोनी सोसाइटी अवार्ड प्रेजेंट करती है। JK, अच्छा इसको याद अगर आपको करना है, हरि बालकृष्णन, है ना, तो आप मार्कोनी देखो। जो बालक होते हैं ना, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको नहीं पता होता नोचना है, पिंच करना है, कोनी मारनी है नहीं मारनी है, वो करते रहते हैं। कोई कोनी मार रहा है, कोई पिंच कर रहा है, तो बालक मार रहे हैं कोनी, तो मार्कोनी प्राइज बालकृष्णन याद हो जाएगा। चलिए आगे। JNK विंस बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। JNK को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। और थोड़े समय पहले अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो गुलमर्ग को एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरह प्रोजेक्ट और डेवलप किया जा रहा था और उसी के चलते ये अवार्ड JNK को दिया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से सर्वे किया, उसके तहत ये अवार्ड मिला। पंडित प्रेम कुमार मलिक अवॉर्डेड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या अवार्ड फॉर 2019, 2021 इन सब ईयर्स के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स दिए गए टोटल 128 आर्टिस्ट को। तो सबके नाम याद रखने नहीं हैं हमें, लेकिन उनमें से जो न्यूज़ में नाम उभर के आए तो वो हम देख लेते हैं। पंडित प्रेम कुमार मलिक जी का नाम आया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2019 के लिए। और ये सिंगिंग जो हिंदुस्तानी वोकल होता है, क्लासिकल सिंगिंग, उसके लिए इनको दिया गया। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं एंड दरभंगा घराना एवं बंदिशें, इन्होंने ये बुक भी ऑथर की है। और ये जो अवार्ड होता है संगीत नाटक अकादमी, ये कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहिबा ने ये अवार्ड्स दिए। टोटल कितने लोगों को मिले? 128 आर्टिस्ट को मिले। कर्नाटका बैंक विंस प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजी धन अवार्ड 21-22। डिजी धन अवार्ड्स होते हैं बैंकिंग में, जिसमें कि UPI जो होते हैं ना, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ भीम UPI ट्रांजैक्शन किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में अगर होते हैं तो डिजिधन अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स इन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, और उसी की कैटेगरी में प्रतिष्ठा पुरस्कार लिया है किसने? कर्नाटका बैंक ने। राइट, बस इतना ध्यान रखना है और इसमें कुछ बात नहीं है याद रखने की। वेटरन CPIM लीडर TK रंगराजन रिसीव्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब हाल ही में संसद रत्न अवार्ड्स घोषित किए गए। संसद रत्न अवार्ड्स तो लोकसभा राज्यसभा से नॉमिनेट करके और संसद रत्न दिए गए। उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसका नाम रखा गया APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो संसद अवार्ड्स है ना, ये APJ अब्दुल कलाम साहब की याद में ही, उनके ऑनर में ही अनाउंस किए गए थे। तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है TK रंगराजन जी को। रंग रेजा जहाँ भी गाना बन सकता हो डाल लो। तो संसद में
संसद में ये लाइफ लॉन्ग ये गाना गाते रहे और इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है रंगराजन जी को। बहुत आसान तरीके होते हैं, इस तरह से याद करोगे, मेमोरी ऑलरेडी क्रिएटेड मेमोरी है ना, उससे कुछ नया चीज़ जोड़ लीजिए, याद हो जाएगा। संसद रत्न अवार्ड 2010 में बने थे, इनको एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो टीचिंग्स है उनसे इंस्पायर होकर बनाया गया था। टॉप परफॉर्मिंग एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये हो गए अवार्ड्स की कैटेगरी खत्म। अब हम आते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ ओबिचुअरीज, यानी उन लोगों के बारे में अब हम जान लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ और वो प्रोमिनेंट लोग थे, अपनी फील्ड में बहुत प्रतिष्ठित थे या बहुत अचीव्ड थे और उनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलिए। नोटेड राइटर के.वी. तिरुमलेश पास्ड अवे। अब कैसे पूछा जा सकता है, के.वी. तिरुमलेश जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? तो वो राइटर थे। के.वी. कवि, के.वी. देखो के.सी. कवि, कवि थे, ऐसे समझ में आ जाएगा, पोएट एंड राइटर थे वो, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको 2016 में इनकी अक्षय काव्य के लिए। लेजेंडरी फिल्म मेकर एक्टर के विश्वनाथ पासेस अवे। के विश्वनाथ जी का निधन हो गया, जो कि लेजेंडरी फिल्म मेकर और एक्टर थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है इनको 2016 में, पद्मश्री 1992 में मिल चुका है। ठीक है, तो जब इतने उत्कृष्ट अवार्ड्स मिले हों किसी को तो उनको याद रखना ज़रूरी है। विश्वनाथ जी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की दुनिया से जुड़े हुए थे, आंध्र प्रदेश में बॉर्न थे और पॉपुलरली तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म से इनका काम संबंधित था। फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पास्ड अवे और ही डाइड इन दुबई बिकॉज इनको देश निकाला मिला हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर केस में इनको उसकी कंट्रोवर्सी और उसमें संलिप्त होने के लिए पहले इनको देश निकाला मिला था, उसके बाद इनके ऊपर डेथ सेंटेंस डाल दिया गया था, तो ही डाइड इन दुबई, परवेज मुशर्रफ। देन वेटरन प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम पासेस अवे। नाउ इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज इसी बार जो पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे उसमें इनको भी पद्म भूषण, नॉट पद्मश्री, पद्म भूषण डिक्लेयर किया गया था कि इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो वाणी जयराम, वाणी से क्या करोगे आप? गाओगे, या तो बोलोगे या गाओगे, या गंदा बोलोगे अच्छा बोलोगे, अच्छा गाओगे गंदा गाओगे, तो शी वॉज अ सिंगर, वाणी जयराम, और इसी बार इनको पद्म भूषण मिलना था, अनाउंस किया गया था। साउथ इंडिया की प्लेबैक सिंगर रही, तमिल, कन्नड़, मराठी, उड़िया, गुजराती, हरियाणवी, असमीज, तुलु, बंगाली लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया और नेशनल फिल्म अवार्ड्स 3 बार ये जीत चुकी थी, नाम ध्यान रखिएगा। नोटेड पेंटर ललिता लाजमी, शी पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द सिस्टर ऑफ गुरु दत्त जो कि एक्टर थे, और तारे ज़मीन पर अगर आपने मूवी देखी हो तो लास्ट का कुछ सीन होता है जब वो बच्चा पेंटिंग करता है, तो वहाँ पे भी इनका अपीयरेंस दिया गया था। सो पूछा जाए ललिता लाजमी जी कौन सी फील्ड से जुड़ी हुई थी? शी वॉज अ पेंटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास बलराम, लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर, पासेस अवे एट द एज ऑफ 86। तुलसीदास बलराम जी बहुत थोड़े समय के लिए इंडियन फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे, लेकिन बहुत गहरी छाप इन्होंने छोड़ी। 2 ओलंपिक टीम में ये शामिल रहे, और जो फुटबॉल क्लब है ईस्ट बंगाल का, कोलकाता बेस्ड, उसको इन्होंने कैप्टन किया, पर ट्यूबरक्लोसिस के चलते इनको गेम से बाय बाय करना पड़ गया। 27 की एज में तो इनको हट ही जाना पड़ा, लेकिन इस छोटे से टेन्योर में भी इन्होंने अर्जुना अवार्ड अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तुलसीदास बलराम। बलगम कहाँ होता है? बलगम हमारे चेस्ट में, लंग्स में होता है, तो टीबी के टाइम में भी खांसी बलगम होता है, तो उससे आप देख लीजिएगा कि बलराम और बलगम का एसोसिएशन कर सकते हो, नहीं तो सीधे टीबी, ये देख लो तुलसीदास बलराम, और ये देखो क्या कोइंसिडेंस रहा, ये टीबी की वजह से ही गए हैं, है ना, तो आप एसोसिएशन कीजिएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलर्स इन इंडिया। फॉर्मर गुजरात गवर्नर ओपी कोहली जी का निधन हो गया। गुजरात के 19th गवर्नर रह चुके हैं पहले, और उसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश का भी थोड़े टाइम तक गवर्नर रह चुके हैं, और एक और गोवा के भी रह चुके हैं, और इनका निधन हो गया। जब आनंदीबेन पटेल और रूपानी जी थे उस समय इन्होंने गवर्नर वाला, जब वो सीएम्स थे तब ये गवर्नर थे। क्लासिकल डांस लेजेंड कनक रेले, ये आ गया इनका नाम। क्लासिकल डांस की लेजेंड कनक रेले जी का निधन हो गया, और ये कौन से डांस फॉर्म से पर्टिकुलरली जुड़ी हुई थी? मोहिनी अट्टम से। कनक रेले मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई थी, और इन्होंने वर्ल्ड का फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय भी मुंबई के अंदर शुरू किया था। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड 1994 में मिल चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण 2013 में मिला। सुब्बलक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान, ये सब इनको
काफ़ी समय तक बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित होती रही। तो नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कनक रेले मोहिनी अट्टम। ओके, एंड विद दिस हम आ जाते हैं साइनिंग ऑफ क्वेश्चन पे। जितना भी हमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ न्यूज़ में पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वो स्टेट न्यूज़ पे होगी, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स न्यूज़ होती हैं जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम सिर्फ। वो हम सब पढ़ेंगे और उसी से जुड़ा हुआ एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ, साइनिंग ऑफ जाते जाते। कोशिश कीजिए आंसर करने का, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। विच लेक इज टू बिकम लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज लेक? कौन सी झील लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बनने वाली है? आंसर कीजिए। लद्दाख की लेक है तो कोई सो करके होना चाहिए, हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए जाते जाते एक छोटा सा थॉट है, शेयर कर लेते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। लेट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। बच्चों की मूवी में भी ये सॉन्ग आता है, लेट इट गो, यानी लेट गो इन ऑर्डर टू ग्रो अगेन। पेड़ होते हैं ना, पतझड़ में पत्तियां छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो नई पत्तियां कहाँ उगेंगी, जगह कहाँ रहेगी। लेकिन हम इंसान बहुत टेंडेंसी होती है हमारी पुरानी बहुत सी चीज़ों को होल्ड अप करने की, पुराने ग्रीवेंसेस, एंगर, हार्ट ब्रेक्स, या फिर हमारी कुछ कमियां जो रह गई, या फिर कुछ करना था नहीं कर पाए। बहुत से ड्रीम्स पुराने हम पकड़ के रखते हैं जिन पे काम भी नहीं कर रहे हैं ना। जो भी आपने बैगेजेस होल्ड कर रखे उनको छोड़ोगे नहीं तो आगे जब नया कुछ करना कैसे शुरू करोगे, राइट। उतनी ही कैपेसिटी है आपकी, या तो आप पुराने को क्लिंच करके बैठे रहो या सब छोड़ दो, फ्री हो जाओ और नया कुछ करने के लिए खुद को रेडी रखो। ये ना अगर हम नेचर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, बहुत कुछ सिखा देता है नेचर, और उसकी साइकिल के साथ मूव करेंगे तो बहुत स्मूथली हमारी जर्नी लाइफ की आगे बढ़ सकती है। लेट गो, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, पुरानी कोई मन मुटाव है छोड़ दो। ये नहीं कह रहे हैं गो बैक टू इट, नो 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 नो, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड फ्रीली, है ना। जब दिमाग खाली करोगे, हार्ट खाली करोगे, अपने पुराने शैकल्स से बाहर आओगे, बेड़ियाँ तोड़ोगे, तभी तो जाकर के आगे बढ़ोगे, वरना बंधे रहोगे पास्ट के साथ में, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो अगर आपको ग्रो करना है वापस, सेम वही नहीं, आगे कुछ और नया। बहुत कुछ है लाइफ में जो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप पीछे देखना छोड़िए, पीछे से बंधना छोड़िए, राइट। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।